नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर साइंस का है और उसका नाम काफ़ी लंबा है। वो है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। और इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं। तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक, उसके अलावा जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड। तो इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैव विकास और किस तरीके से इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से इकोसिस्टम वर्क करता है, तो कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें भी समझेंगे हम। लेकिन आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ से, ठीक है। जैव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी क्या होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है? आप लोग तुरंत उसके बारे में कमेंट करके बताएं और ये जरूर बताएं कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। आप लोग तुरंत कमेंट करके क्वेश्चन बताएं, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आज का इस लेक्चर में हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी के बारे में हम शुरुआत करेंगे, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इकोलॉजी, कोई भी चीज को अगर समझना है तो सबसे पहले हमको उसका जो शब्द विज्ञान, जो शब्द कोश है, उसको जानना पड़ेगा। यानी ये जो वर्ड है इकोलॉजी, इकोलॉजी की अगर बात करें, जिसका हिंदी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, और इकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है इको, दूसरा है लॉजी। इको शब्द जो है वो ग्रीक शब्द एक है जिसका नाम है इकोस। एक ग्रीक शब्द है इकोस और दूसरा जो लॉजी है ये कहां से लिया गया है? लॉगोस से। इकोस का मतलब होता है प्लेस, यानी हम इसको बोल सकते हैं होम, यानी घर या फिर स्थान। तो जब भी हम बात करते हैं इकोस की तो उसका मतलब होता है घर या फिर कोई स्थान। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, यानी अध्ययन करना, अध्ययन। तो फाइनली इकोलॉजी का मतलब क्या बन जाएगा? एक स्थान या घर का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ प्लेस या फिर होम। तो किस चीज की स्टडी? एक घर की स्टडी करना, छोटे से छोटे स्थान से लेकर के बड़े से बड़े स्थान की स्टडी करना, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हैं और वो आपस में जहां पे वो रहते हैं उस पर्यावरण के साथ में वो इंटरेक्शन, वो पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। तो वो चाहे छोटा घर हो सकता है, जैसे घर के अंदर जो भी लोग रहते हैं और घर का जो एटमॉस्फेयर है, घर का जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ में किस तरीके से वो अपना संबंध स्थापित करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, वही तो इकोलॉजी है। भले वो एक छोटा सा जंगल होगा या फिर एक बहुत विशाल फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई छोटा सा तालाब हो सकता है, या फिर एक बहुत विशाल कोई समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आपस में और किस तरीके से वो जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उनसे वो किस तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोलॉजी है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इसमें हम कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया है। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, इसके फादर कौन है? देखिए, इकोलॉजी जो वर्ड है इसको दिया है जर्मन जोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट है, जर्मन जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो जंतुओं में, जो एनिमल्स होते हैं, जंतु, उनमें विशेष इंटरेस्ट रखते हैं और उनको जंतुओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी होती है, उसको बोलते हैं जोलॉजिस्ट। और ऐसे लोग
जिनको वनस्पति के बारे में यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है, जानकारी रहती है, उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, तो ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल साहब जो थे, इन्होंने ये एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम क्या है? इकोलॉजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया, किसने दिया, तो वो दिया है जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने, और जिसका हिंदी में तात्पर्य क्या होता है? पारिस्थितिकी। अब देखिए, अगर हम इसकी छोटी सी परिभाषा समझे कि भाई किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे परिभाषा में, तो वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग उसको जरूर पढ़ें और अपने एग्जाम में उसको लिख के आए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो फाइनली है क्या? देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की परस्पर क्रिया और उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की, अब जीवों का मतलब क्या है? जीवों का मतलब है कि वो पादप का मतलब क्या होता है? पौधा। वो पादप या फिर कोई जंतु हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वो सूक्ष्म जीव, कोई माइक्रोब हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कवक हो सकता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की परस्पर क्रिया, यानी आपस में जीव किस तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं, और उनके पर्यावरण का अध्ययन, यानी जिस परिवेश में वो रहते हैं, जो जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, उसके बीच में उन सब का अध्ययन जो होता है वही होता है पारिस्थितिकी। इसका मतलब क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। ये होती है इकोलॉजी की परिभाषा। अगर हम बात करें कि इकोलॉजी जो है इसकी यूनिट क्या हो सकती है, यानी इकोलॉजी की इकाई क्या हो सकती है, इकोलॉजी की हम बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको फिर मैं रफ करता हूं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी एक बहुत ही बड़ी स्तर पे हम बात करते हैं। उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट आते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो बेसिकली क्या है? एक यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वो है क्या? इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की एक क्रियात्मक इकाई होती है।
इकोलॉजी यानी जिसका मतलब होता है पारिस्थितिकी, उसकी इकाई क्या होती है? इकाई का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है वो क्या होती है? वो होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसकी इकाई है? वो इकाई है पारिस्थितिकी की। और कैसी इकाई है? एक क्रियात्मक इकाई है। अगर मैं आपको बताऊं, जो इकोसिस्टम है यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी इकाई क्या हो सकती है? इसके अंदर सबसे छोटे लेवल पे क्या हो सकता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके अंदर कुछ लोग, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवित प्राणी रहते होंगे, चाहे वो पौधा हो सकता है या फिर कोई जंतु हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम की फंक्शनल यानी क्रियात्मक यूनिट क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है ऑर्गेनिज्म। यानी जो जीव होते हैं वो इकोसिस्टम की एक क्रियात्मक इकाई, क्योंकि वही आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और जहां वो रहते हैं, जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में, उससे भी वो एक परस्पर क्रिया, एक संबंध स्थापित करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इकोसिस्टम की इकाई क्या है, तो वो जीव हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इकोलॉजी की इकाई क्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि वो इकोसिस्टम होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ बातों को समझा होगा, और मैं एक एक करके चीजें लिख रहा हूं ताकि आप लोग पूरा उसको समझें, आप लोग पूरा उसको समझे, रटे नहीं, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप लोग तुरंत कमेंट करके उसके बारे में बताएं। कोशिश हमारी, देखिए मैं एक एक पॉइंट लिखता हूं अपने हर वीडियो में, और वो लिखता इसलिए हूं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ्लो चार्ट के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं। उनको जब लाइंस में, पॉइंट्स में जब मैटर मिलता, कंटेंट मिलता है, तब वो समझ पाते हैं। तो इसीलिए, ताकि थोड़ी सी हेल्प आपकी हो जाएगी, मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं अपने डीएलएड का 4th सेमेस्टर का, तो आप इन पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को जो मैं डिस्कस करता हूं, इनको आप अपनी कॉपी पे लिख करके और अपने नोट्स जरूर बनाते रहें। उससे क्या होगा, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको बड़ी सहजता होगी उत्तर देने में, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से पारिस्थितिकी के बारे में, कि भाई ये होता क्या है और किस तरीके से, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखने हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक हम बात कर रहे थे पारिस्थितिकी के बारे में, और अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम के बारे में किस व्यक्ति ने सबसे अहम बात कही? कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार इकोसिस्टम के बारे में बात बताई, यानी इकोसिस्टम जो वर्ड है वो दिया? तो इसका आंसर क्या है? आर्थर टेंसले। आर्थर टेंसले एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, जिसको इकोसिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस व्यक्ति ने इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव किया, तो वो आर्थर टेंसले। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, टेंसले ने पहली बार, और कब किया था ये प्रस्ताव किया था 1935 में। आप ध्यान रखेंगे 1935 में टेंसले ने पहली बार इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। उसके बाद धीरे धीरे और वैज्ञानिक आया और नई नई डेफिनेशंस, नई नई परिभाषा आना शुरू हो गई। अगर हम बहुत बेसिक तरीके से समझें, एकदम आसान तरीके से समझें कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम देखिए, कोई भी जैविक तंत्र की, कोई भी एक जैविक तंत्र है, उस जैविक तंत्र की कोई भी एक इकाई हो सकती है। यानी ऐसा तंत्र जिसके अंदर कई जीव जंतु रहते हैं, वो है जैविक तंत्र। यानी इसका मतलब क्या है? जैव तंत्र का
कि इसके अंदर ढेर सारे कई जीव जंतु रहते हैं, उसको हम बोलते हैं जैविक तंत्र। एक पूरा सिस्टम नेटवर्क बन जाता है। तो ऐसा एक जैविक तंत्र जिसके अंदर कई जीव जंतु रहते हैं, उसकी कोई भी इकाई हो सकती है। उस इकाई में कई सारे जीवधारी वो वहां पे निवास करेंगे। तो निवास करेंगे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में, लिमिटेड क्षेत्र में वो निवास करेंगे, एरिया में निवास करेंगे और एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी जैविक तंत्र की कोई भी इकाई हो सकती है। उस इकाई में जो जीवधारी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रहते हैं और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक साथ कार्य करते हैं और साथों साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यही होता है इको सिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर कई सारे जीवधारी रहते हैं और आपस में साथ में कार्य करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उससे संबंध स्थापित करते हैं, उससे परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। यही है इकोसिस्टम। तो अब हम बात करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ताकि पॉइंट में अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो होता क्या है? जैव तंत्र की कोई भी इकाई जिसमें सभी जीव जंतु शामिल होते हैं और जो एक साथ एक क्षेत्र में कार्य करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं एवं अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर आदान प्रदान कार्य करते हैं या फिर उस पर प्रभाव डालते हैं, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यानी एनी यूनिट ऑफ बायोसिस्टम। व्हाट इज बायोसिस्टम? एक जैव तंत्र होता है जिसके अंदर कई सारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स सब रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि बायोसिस्टम की कोई भी इकाई दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स which function together in a given area where they interact with the physical environment, और उसी को हम बोलते हैं इन इकोसिस्टम। दैट इज कॉल्ड, इन हिंदी में इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके आगे फिर देखिए, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ घटक होते हैं। जैसे कौन कौन से घटक होते हैं? एक घटक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। यानी जाहिर सी बात है, इकोसिस्टम के अंतर्गत, परितंत्र के अंतर्गत क्या केवल जीवित प्राणी ही होंगे? नहीं, जीवित के साथ साथ में कुछ निर्जीव चीजें भी होंगी और आपस में ये सब क्रिया करते हैं, आपस में सब परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। यही तो इकोसिस्टम है। तो इसीलिए इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करेंगे जब कंपोनेंट्स की, घटकों की, तो उसके अंदर कुछ ऐसे घटक होंगे जो जीवित होंगे, जो बायोटिक होते हैं, जिसको बोलते हैं जैविक घटक, और कुछ ऐसे होंगे जो अबायोटिक होते हैं, यानी निर्जीव घटक होते हैं वो। तो इनकी हम बात करते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि कौन कौन से जैविक घटक और कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं। एक चीज और है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि किसे भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है? इंडिया में किस व्यक्ति को, किस इंसान को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। तो उसका आंसर क्या है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं?
तो उसका आंसर क्या है? रामदेव मिश्रा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या है? रामदेव मिश्रा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड में जो इकोलॉजी है उसको किसने क्वाइन किया था, उस शब्द को किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। और कब दिया था? 1866 में दिया था। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि विशेष रूप से कौन कौन से घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, जो हमको समझना है। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इकोसिस्टम के अंतर्गत, अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से मुख्य घटक शामिल होते हैं, तो उसमें इकोसिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं, यानी जो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां पे हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, और हम बात करते हैं अबायोटिक। और हम बात करते हैं कि अबायोटिक कौन कौन कंपोनेंट होते हैं। आप लोग ध्यान करके बताइए, सोच के बताइए कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट यानी घटकों का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। देखिए, अबायोटिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैविक। क्या इसका मतलब होता है? जैविक घटक। और इसका मतलब क्या होता है? अजैविक घटक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, आप लोगों ने बायोटिक यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि एंटीबायोटिक, क्या आप लोगों ने एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में सुना है? एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, है ना, उसके अंदर भी क्या होता है? आपने सुना होगा एंटीबायोटिक दवाइयां। जब भी कभी भी बैक्टीरिया से कोई भी इंफेक्शन हो जाता है, यानी जब भी किसी को जीवाणु द्वारा कोई संक्रमण हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बायोटिक, जो बायोटिक वर्ड है ये बिल्कुल सेम है इस बायोटिक से। इसका मतलब क्या है? एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट होता है, विरुद्ध होता है, अगेंस्ट। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, जीवन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसी ड्रग्स होते हैं जो लाइफ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन किसके? हमारे कैसे होंगे? अगर हमारे होंगे तो हम मर जाएंगे। किसके होते हैं? बैक्टीरिया के। यानी जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया ने हमारे अंदर संक्रमण किया है, हमको डिजीज दी है, उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई बायोटिक मतलब ऐसे कंपोनेंट जो जीवित कंपोनेंट हैं, जिनके अंदर कोई लाइफ होगी। वो सब कंपोनेंट कैसे होंगे? वो होंगे जैविक घटक। जैसे मान लीजिए, अगर थोड़ी सी बात करें इसमें हम, इसके अंतर्गत जीवित आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? कौन कौन से इसमें प्राणी, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसके अंतर्गत जीवित आते हैं, यानी जो लिविंग है, जिसमें कोई जीवन है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जीवित कौन कौन सा होता है? कौन कौन जीवित होते हैं? या तो पौधे यानी प्लांट्स, या तो एनिमल्स यानी जंतु, या फिर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म।
तो जब भी हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की यानी जैविक घटकों की, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर जो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, वो दो हैं। एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जीवित आते हैं, और जीवित का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं जो जीवित होंगे। जैसे पौधे, प्लांट्स कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। जैसे एनिमल्स, जैसे माइक्रोब्स, ये सब किसके पार्ट हैं, जैविक घटक के पार्ट हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अजैविक घटक में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ आते हैं जो जीवित नहीं होते हैं, ठीक है, जो निर्जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कौन कौन से, तो आप लोग सोच के बताइए भाई कि कौन कौन से ऐसे होंगे जो निर्जीव होंगे और जो अबायोटिक यानी अजैविक घटक में शामिल होंगे। जैसे हवा, हमारे आसपास चारों तरफ हवा है। हवा कैसी है, क्या हवा जीवित है कि निर्जीव है? तो जाहिर सी बात है हवा कैसी है, हवा यानी वायु निर्जीव है। दूसरा, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, पानी है। तो पानी क्या है, जल क्या है, जल भी एक प्रकार का अजीवित घटक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, कौन कौन से जल के पर्यायवाची होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। नीर, अम्ब, तोय और कौन कौन से होते हैं बताइए। तो इसके अंदर जल भी शामिल होगा। उसके अलावा भाई बिना मृदा के, क्या मिट्टी के बिना कोई फसल कभी जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। भाई फसल उगती तो मिट्टी में है ना, अगर सॉइल ही नहीं होगी तो क्या कोई फसल उगेगी? पॉसिबल नहीं है। तो जो मृदा है, मिट्टी है, मृदा, ये भी क्या है, ये भी एक कैसा घटक है, ये भी एक प्रकार का अजैविक घटक में आता है। तो ऐसे कई सारे घटक हो सकते हैं जो कैसे होंगे, निर्जीव होंगे। अब देखिए मजे की बात यह है कि बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक घटक और अजैविक घटक, ये सब आपस में क्रिया करते हैं, आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, और जहां भी रहते हैं उस एनवायरनमेंट से, उस पर्यावरण के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। यही होता है इको